हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को हटाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा खूब सारा मेहनत। अब तो आपके पास थोड़ा टाइम भी है। अब आप टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो एमसीक्यूज आपको कराए जा रहे हैं मेरे चैनल पर, उसको आपको करना मैंडेटरी है बिफोर यू अपीयर फॉर प्रीलिम्स 2024। और अगर आप आगे का भी प्रीलिम्स प्लान कर रहे हैं तो स्टिल दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन द स्टैटिक सिलेबस। मेनली स्टैटिक सिलेबस, थोड़ा बहुत तो दोस्तों करंट अफेयर्स मिक्स हो ही जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी रेलेवेंट कंटेंट आपके यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच पाए और उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैंकिंग इन इंडिया हम लोग कर रहे हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट में अगर एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है, यानी कैश फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी से क्या हो सकता है दोस्तों, इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, पैसा थोड़ा मार्केट से खींचने के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आइए एक एक स्टेटमेंट्स को, ऑप्शंस को देखते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज ए टाइप ऑफ लोन दैट बैंक टेक्स फ्रॉम अनदर बैंक और आरबीआई मेनली। जनरली क्या होता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए बैंक्स को एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ती, यानी कोई मॉर्गेज नहीं देना पड़ता है। अपने जो इन लोगों ने एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड वगैरह जमा करके रखा है, उसी को ये लोग मॉर्गेज की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इस केस में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो लोन का जो रेट होता है वो रेपो रेट से 0.25% एक्स्ट्रा होता है। तो इसका आप समझ सकते हैं कि एक्सेस लिक्विडिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट बैंक अगर पैसा लेगा तो उसको वो मार्केट में लेंड करेगा, तो इससे लिक्विडिटी घटेगी तो नहीं, लिक्विडिटी बढ़ेगी ही, ठीक है। तो दिस इज नॉट करेक्ट। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू दो काम हो सकता है। मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और लिक्विडिटी को घटाया भी जा सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि आरबीआई क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच सकती है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचेगी तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, तो इससे लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इससे लिक्विडिटी घट जाएगी। दूसरा काम आरबीआई ये भी कर सकती है कि मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी। मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी तो वो पैसा किसके पास जाएगा, जिस इन्वेस्टर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी उसके पास पैसा वापस चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में दोनों चीज़ें हो सकती है, लिक्विडिटी कैन इंक्रीज ऑल्सो एंड इट कैन डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है। फिर देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट भी कुछ रेलेवेंट फिनोमिना है। इससे क्या करती है, जो आरबीआई है वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देती है, ठीक है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देती है और उस पैसे से क्या करती है कि डॉलर्स वगैरह को परचेज कर लेती है। तो यहाँ दो टाइप का काम होता है, एक तो लिक्विडिटी का भी स्टेबलाइजेशन होता है, प्लस फॉरेक्स रूपी का जो करेंसी रेट है उसका भी स्टेबलाइजेशन होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय आरबीआई फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, और इसका राइट आंसर है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम दोस्तों लाया गया था 2004 में, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या करती है, इस स्कीम के तहत सिंपल है, आरबीआई जो है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो मार्केट से पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। अब ये पैसा आरबीआई लेकिन गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करती है, ये बात ध्यान रहे, गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करती, क्योंकि अगर ये पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी तो गवर्नमेंट फिर उस पैसे को क्या करेगा, खर्च करेगी। गवर्नमेंट खर्च करेगी तो फिर मार्केट में तो लिक्विडिटी बढ़ी की बढ़ी ही रह जाएगी।
तो इस पैसे को आरबीआई अपने पास यहाँ लॉक कर देता है। यही है दोस्तों मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, और ये यूज किया जाता है फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी बाय आरबीआई। तो इस तीन चीज को आप एकदम मन में ध्यान में बिठा लीजिए, फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट बाय आरबीआई, बाय द आरबीआई। क्या है इसका नाम? है मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम। आइए, द बेसिक एम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम का बेसिक एम क्या है? तो दोस्तों इसका एम है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसको स्टेबल बनाना ही इसका एम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है इसमें बहुत उथल पुथल ना हो। ऐसा ना हो कि इसकी डिमांड कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम रहे, ठीक है, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पर डिमांड कम रहे। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइस है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। बट इस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए, डिमांड और सप्लाई के बीच में पैरिटी रखने के लिए, ठीक है, और उसके प्राइस को बहुत ज़्यादा ओवर फ्लक्चुएट होने से बचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। तो इट्स एम इज टू मेक द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट स्टेबल। जस्ट ये स्टेटमेंट आप यहाँ याद रख लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम का एम क्या है? टू मेक द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट स्टेबल। इसमें आरबीआई क्या करती है, जो जीसैप प्रोग्राम है इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट है उसको स्टेबलाइज करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो आरबीआई क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत कम डिमांड है जिसके कारण से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, बहुत कम डिमांड है तो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये वापस खींच लेगी, कम कर देगी, उसका सप्लाई को भी रिड्यूस कर देगी। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगेगा तो उसका प्राइस फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टेबलाइज होना शुरू कर देगा। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम जीसैप। भाई क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हर चीज़ को समझेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई क्या कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है मार्केट में सेल कर दिया तो लोगों ने इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया, खरीद लिया और अपने पैसे किसको दे दिए, आरबीआई को दे दिए। अब आगे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन? सेंट्रल बैंक इज अडॉप्टिंग एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ नहीं रही, मार्केट से लिक्विडिटी घट रही है। तो मार्केट से लिक्विडिटी घट रही है, उस स्टैंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस। कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस। तो पहला तो नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि इज फॉलोइंग ए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मार्केट से लिक्विडिटी को डिक्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, बाकी बी और सी को नहीं देखना जरूरी नहीं है। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू फॉल या राइज इन इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, जब इकॉनमी से हम लोग मनी को, लिक्विडिटी को सकआउट कर लेंगे, खींच लेंगे, कम कर देंगे, पैसे का जो फ्लो है वो कम कर देंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, इन्फ्लेशन उल्टा घटेगा। तो ये बी और डी ये सब आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इकोनॉमी में ना थोड़ा रटा आंसर नहीं चलता है, ठीक है, और इसीलिए हर ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करें ये जरूरी नहीं है। जैसे पॉलिटी वगैरह में हम लोग करते थे, हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते थे, इसमें हम लोग एक बार अपने लॉजिक से डायरेक्ट भी कई बार सीधे करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आई क्वेश्चन 22 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर मोस्ट लाइकली टू हैपन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इन द इकोनॉमी? तो सबसे पहले लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है वो समझ लेते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप होता है दोस्तों, लिक्विडिटी ट्रैप के केस में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की या आरबीआई की, ये सेंट्रल बैंक की, वो आपका ग्राउंड तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती आसानी से। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी क्या होता है, बहुत ही लो रहता है। इन्फ्लेशन भी क्या रहता है, बहुत ही लो रहता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ
एकदम नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकता है। ठीक है, जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करना, सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कम से कम करना चाहते हैं, सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। सेविंग्स भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको मार्केट का कोई भरोसा ही नहीं। फिक्स डिपॉजिट्स 7 साल 8 साल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स में उनको भरोसा ही नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली बैंक में अपना नॉर्मल अकाउंट में पैसे को मेंटेन करके रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका लिक्विडिटी ट्रैप का मीनिंग। तो आइए अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि पीपल कीप देयर फंड्स इन फिक्स्ड एंड डिमांड डिपॉजिट्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बात तो सच है कि लिक्विडिटी ट्रैप के समय में लोग बॉन्ड्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, एकदम ना के बराबर करते हैं। पैसे को वो लोग जो है जमा करके रखते हैं। ठीक है, सेव करना चाहते हैं, और सेविंग्स भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नहीं करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में करते हैं, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में नहीं करते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। दूसरा देखिए, द सेंट्रल बैंक्स विल स्टार्ट टू इंक्रीज द रेपो रेट्स टू मेक द मनी मार्केट मोर लिक्विड। अब मेरी बात समझिए, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी नॉट हैपनिंग, और रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं हो रहा है वहां पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और कम ही होगा। मार्केट में चाहिए अभी इन्वेस्टमेंट, तो रेपो रेट्स को क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उधार लें फिर उसको इन्वेस्ट करें। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है। तो ये है लिक्विडिटी ट्रैप। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, तो शेड्यूल्ड बैंक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है दोस्तों कि एवरी बैंक लिस्टेड इन द शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट इज शेड्यूल्ड बैंक, एंड इन ऑर्डर टू इंटर द कैटेगरी बैंक शुड होल्ड अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹500 करोड़। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट इसका बिल्कुल सही है कि शेड्यूल्ड बैंक जो होता है वो आरबीआई के शेड्यूल 2 में वो मेंशन होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है, जो पेडअप कैपिटल इसका 500 करोड़ होता है, ये नहीं है। पेडअप कैपिटल मात्र 5 लाख है, मिनिमम पेडअप कैपिटल होना चाहिए 5 लाख रुपीज। ये एक्चुअली इस प्रोविजन को कई बार मतलब ये भी किया गया है, चैलेंज भी किया गया है। देखिए काफ़ी पहले ये 5 लाख का प्रोविजन बना हुआ है ना, उस टाइम 5 लाख का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मान लीजिए आज का कम से कम 5 करोड़ होगा उसका वैल्यू, लेकिन आज भी ये 5 लाख ही है, जिसके कारण कि बहुत सारे बैंक जो इस शेड्यूल्ड बैंक के कैटेगरी में एंटर कर जाते हैं। 5 लाख क्या होता है दोस्तों, आज के डेट में मतलब एक अच्छी बाइक आती है 5 लाख रुपए में तो 5 लाख रुपए का पेडअप कैपिटल के साथ आप शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है, 500 करोड़ का प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन इज ओनली ऑफ 5 लाख। हालांकि इस प्रोविजन में थोड़ा प्रॉब्लम है। एनीवेज, दूसरा देखिए, those banks that are not listed in schedule 2 of RBI Act are not eligible to receive loans from RBI for normal banking purposes। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो RBI के शेड्यूल 2 में जो बैंक होते हैं दोस्तों, वो RBI से बैंकिंग पर्पसेस के लिए लोन्स ले सकता है, जैसे कि रेपो रेट पर लोन ले सकता है। ठीक है, रेपो रेट पर लोन लेने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे करके रेपो रेट पर लोन ले सकता है, या फिर MSF पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर लोन ले सकता है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी नहीं चाहिए। ऑलरेडी जो SLR के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन की गई है उसी के थ्रू लोन लिया जा सकता है। तो ये सारा काम कौन कर सकता है, शेड्यूल 2 में जो रजिस्टर्ड बैंक है यानी कि शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है, वही कर सकते हैं। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखते हैं कि अनलाइक शेड्यूल्ड बैंक्स द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मीट द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया में अगर आप बैंक हैं, मतलब आपको बैंकिंग रजिस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है, तो आपको जो है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करना ही होगा। हालांकि देखिए जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनका पेडअप कैपिटल क्या है, बहुत कम है, 5 लाख से भी कम है उनका पेडअप कैपिटल, तभी तो वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। तो इनके ये बैंक अगर फेल भी हो जाते हैं तो इकोनॉमी को कोई बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला नहीं है।
तो इसीलिए इनको जो कैश रिजर्व रेशियो अपना मेंटेन करना रहता है वो सेल्फ के साथ, अपने साथ वो सीआरआर मेंटेन करते हैं, अपने ही पास सीआरआर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको अपना सीआरआर मेंटेन करना रहता है विथ आरबीआई, ठीक है। जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको अपना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है विथ आरबीआई, और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको भी सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है बट विथ देम सेल्फ, ठीक है। लेकिन मेंटेन दोनों को ही करना है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय बोथ शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ये तीसरा स्टेटमेंट ये बोला ना कि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है उनको सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं, तो ये पार्ट गलत है। मेंटेन करने की जरूरत है बट वो अपने पास ही रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 23rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला देखिए, द टर्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स refers to primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas that are allowed to lend money only for non-agricultural purposes। तो देखिए ये बात सच है कि जब जब इन बैंक्स का बनाया गया था, ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का पर्पस यही था कि आपको नॉन एग्री पर्पसेस के लिए ही लोन देना है, नॉन एग्री पर्पसेस के लिए ही लोन देने के लिए इसको बनाया गया था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज की डेट में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी आपका लोन दे सकते हैं। बाकी पार्ट बिल्कुल सही है कि ये अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। बट दे कैन लेंड मनी इवन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस टुडे, अर्लियर इट वाज नॉट सो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए आपका इनकरेक्ट हो जाता है दोस्तों। दूसरा देखिए, द कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट also come under the regulatory ambit of the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act 1949 and the Banking Laws Cooperative Societies Act 1955। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है दोस्तों वो आपका स्टेट के रेगुलेशन में भी आते हैं, स्टेट भी उनको रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि दे आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देखिए दो टाइप का कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे वो होंगे एक जो कि एक ही स्टेट में ऑपरेट करता है, इसका रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग होगा आपका स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू। दूसरा हो गया उस टाइप के आपका कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव्स जो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में काम करते हैं, ठीक है, स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है। तो उनका जो रेगुलेशन होगा वो होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग होगा। और अगर ये बैंकिंग पर्पस भी कर रहे हैं तो सिंस दे आर इन्वॉल्व इन द बैंकिंग एक्टिविटीज हेंस दे विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न। ऑलराइट, तो एक चीज आप समझ लीजिए, यहीं पे रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ और एमएसएफ सबका जो डिफरेंस है मैं उसको एकदम बढ़िया से आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है। रेपो का मतलब क्या है कि बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले सकती है। बैंक लोन लेगी तो बैंक को ऑफर करना होगा सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और भी चीज़ें ऑफर कर सकती है, ठीक है। और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले बैंक जो है वो बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है। रिवर्स रेपो में बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकती है, ठीक है। बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं और आरबीआई जो है, आरबीआई बैंक को देगा, आरबीआई बैंक को ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। इस केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास आएगा? बैंक से आरबीआई के पास, ठीक है।
बैंक से आरबीआई के पास आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन केस ऑफ रेपो रेट, और आरबीआई क्या करेगा, बैंक को लोन देगा, पैसा देगा, आरबीआई से पैसा जाएगा बैंक के पास। रिवर्स रेपो के केस में क्या होगा, बैंक से पैसा जाएगा आरबीआई के पास और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएगा आरबीआई से बैंक के पास। ये आप समझ गए। और इसका इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 6%, ठीक है। तो रिवर्स रेपो होगा इससे कम, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 5%, ठीक है। अब हमारे पास दो और फैसिलिटी हैं, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ में क्या मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांसफर नहीं होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में बैंक जो है वो लोन लेगी आरबीआई से, बैंक लेगी लोन फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई भी मॉर्गेज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह नहीं देगी, इसका जो एसएलआर है उसी को एज ए सिक्योरिटी यूज किया जाएगा। एसडीएफ के केस में बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक जमा करेगी आरबीआई के पास, ठीक है। लेकिन रिवर्स रेपो के केस में जब बैंक पैसा जमा कर रही थी आरबीआई के पास, तो आरबीआई बैंक को क्या दे रहा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा था, ठीक है। यहां पर एसडीएफ के केस में जब बैंक पैसा दे रही है आरबीआई को, तो आरबीआई बैंक को कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दे रहा है, आरबीआई बैंक को कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज फायदा ये दे रहा है कि रिवर्स रेपो के केस में आरबीआई बैंक को 5% इंटरेस्ट दे रहा था, तो एसडीएफ के केस में बैंक को आरबीआई जो है 5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा, 5.25% दे देगा, ठीक है। तो ये है आपका एमएसएफ एसडीएफ रेपो रिवर्स रेपो। अब आप समझ गए इसको। तो देखिए, विच द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो 25th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप समझ गए तो ये सब आंसर मारना बहुत आसान है, नहीं समझेंगे तो यही फंसते रहेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों, इसलिए एक बार समझते चलिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो यह है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे एक बैंक है वो लोन देगी, तो लोन जो होगा उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट फाइनल किया जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक के द्वारा फाइनल किया जाएगा, ठीक है। अब इस बैंक इस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट फाइनल करेगी, ये दो तरीके से फाइनल कर सकती है। एक तो ये अपना इंटरनल बेंचमार्क सेट करेगी, ठीक है, इंटरनल बेंचमार्क, और या फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क के आधार पर इस इंटरेस्ट को फिक्स करेगी। तो आरबीआई ये चाहती है कि जो बैंक्स जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के आधार पर इस इंटरेस्ट रेट को लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट को फिक्स करें। नहीं तो क्या होगा, अलग अलग बैंक जो है इंटरनल बेंचमार्क से आधार पर अगर इंटरेस्ट रेट को फिक्स करेगी तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगा मार्केट में, ठीक है। कोई बैंक जो है एक्सेस कोशिश करेगी कि क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करेगी, तो वो इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा हाई कर देगी। कोई दूसरा बैंक जो है वो कंज्यूमर को एक्विजिशन करने में, मतलब कस्टमर को एक्विजिशन करने पे ज़्यादा फोकस करेगी, तो वो इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा घटा करके रखेगी। तो पैरिटी नहीं रहेगा मार्केट में, यूनिफॉर्मिटी गायब हो जाएगी। तो इसी के लिए आरबीआई चाहता है कि एक्सटर्नल बेंचमार्क के आधार पर बैंक्स जो है अपना लोन को फिक्स करें, तो ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है। फिक्स बैंक को ही करना है, ये बात ध्यान रखना है। आरबीआई या कोई एक्सटर्नल एंटिटी फिक्स नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट को, बट इट विल बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो आइए इसका स्टेटमेंट देखिए। एन एक्सटर्नल बेंचमार्क इज डिफाइंड एज ए रेफरेंस रेट सेट बाय ईच बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क इज डिफाइंड एज ए रेफरेंस रेट सेट बाय ईच बैंक नहीं, ठीक है, इट इज सेट बाय क्या, इट इज सेट बाय एफबीआईएल, ठीक है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क सेट किया जाएगा आपका एफबीआईएल के द्वारा, ठीक है। दूसरा देखिए, बैंक्स कैन चूज वन ऑफ द 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। हाँ, अब ये एक्सटर्नल बेंचमार्क्स क्या क्या हैं, तो रेपो रेट के आधार पर ये अपना इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हैं, या फिर ट्रेजरी बिल जो है, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल्स है उसके ऊपर जो यील्ड हो रहा है, प्रॉफिट है, उसके आधार पर अपना इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर सकते हैं।
फिर आपका अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही एफबीआई। तो एफबीआई दूसरे भी कुछ बेंचमार्क्स इशू कर सकता है, उसके आधार पर वो अपने इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर सकते हैं। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी चेंज्ड एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटर्नल बेंचमार्क। क्योंकि देखिए एक्सटर्नल बेंचमार्क तो चेंज हो रहा है ना, ये जो रेपो रेट है या ट्रेजरी बिल पर जो यील्ड है या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नया नया कुछ मतलब बेंचमार्क में अपना एडजस्टमेंट करा, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक को भी हर 3 महीने में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना चाहिए। ठीक है, हर 3 महीने में वो रिवीजन करेंगे। अगर रेपो रेट बढ़ा है तो वो अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, रेपो रेट घटा है तो इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली विल बी इनकरेक्ट। आप इसको समझ जाइए। आइए देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ठीक है, देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है कि बैंक्स के पास कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, और कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं। पैसे तो बैंक्स ने आपका ले रखा है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में ले रखा है। तो जैसे किसी को पैसा पे करना है 8 साल के बाद, तो ये हो गया बैंक का लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या हो गया कि बैंक्स ने जो लोगों से पैसा ले रखा है उनके सेविंग्स अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे बैंक ने ले रखे हैं कस्टमर से, वो क्या बैंक का शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। कोई कभी भी ये सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बैंक के पास 2 टाइप के ऑब्लिगेशंस हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए जो लिक्विड पैसा चाहिए बैंक्स के पास, ठीक है, यानी या तो उनके पास सीधा पैसा हो या फिर ऐसा कोई एसेट हो जिसको तुरंत पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यानी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए जो हाईली लिक्विड एसेट्स होने चाहिए बैंक्स के पास, हाईली लिक्विड एसेट्स होने, या तो पैसा ही हो या फिर ऐसा कोई चीज़ हो जिसको तुरंत पैसे में कन्वर्ट किया जा सके, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर देयर ऑनगोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये देख लीजिए। और जनरली ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कितने दिन का होता है? 30 डेज का, यानी 30 दिन तक उनका जो है उनसे कोई कितना भी पैसा निकालने के लिए आए अपने सेविंग्स अकाउंट से, करेंट अकाउंट से, तो वो बैंक के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अगर पैसे की कमी हुए तो भी उनके पास ऐसा कोई सिक्योरिटी वगैरह है जिसको बेच करके वो तुरंत से वो पैसा वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर 30 डेज। तो दिस इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। 27 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 देखते हैं। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग कल देख ही चुके हैं क्या है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि आरबीआई चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए मार्केट में, लिक्विडिटी कम हो जाए मार्केट से, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो ये है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या क्या करेगा आपका आरबीआई? तो इंक्रीज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल। अब लिक्विडिटी घटानी है तो इंटरेस्ट रेट को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना ले, कम से कम लोन ले। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, लोअर द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब सोचिए कैश रिजर्व रेशियो है मान लीजिए 5%। ठीक है, तो बैंक को अपने 100 रुपये में से 5 रुपये तो आरबीआई के पास रखने हैं, यानी वो लेंड कर सकता है सिर्फ 95 रुपये। अभी एसएलआर भी है बीच में, वो छोड़िए, तो सिर्फ 95 रुपये बैंक लेंड कर सकता है। अब अगर सीआरआर को घटा दिया जाए, यानी 4% कर दिया जाए, सीआरआर घटा करके कर दिया गया 4%, तो 100 रुपये में बैंक को सिर्फ 4 ही रुपये तो आरबीआई के पास रखने हैं। अब बैंक क्या कर सकता है? 96 रुपीज़ को मार्केट में लेंड कर सकता है। तो 96 रुपीज़ को मार्केट में लेंड करेगा तो ये आपका टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हुई, ये कॉन्ट्रैक्शनरी नहीं हुई, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। मार्केट में पैसा आपने बढ़ा दिया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, एक्सपैंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मैंने आपको बोला ही था
कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू दोनों चीज़ें की जा सकती है, लिक्विडिटी को घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। तो यस, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 28th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यह करेक्ट स्टेटमेंट्स को हम लोग को मार्क करना है। तो पहला देखिए, एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, सारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब बाकी रेगुलेशन जो होगा वो उनका डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या काम कर रहे हैं उसके आधार पर उनका रेगुलेशन होगा। जैसे कि अगर वो लोग हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक उसका रेगुलेशन करेगा। फिर ये सब वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब का काम कर रहे हैं तो इसका रेगुलेशन करेगा सेबी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। खैर, तो एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए, लाइक बैंक्स एनबीएफसीज आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इट सेल्फ। तो देखिए, एनबीएफसीज और बैंक्स में यही डिफरेंस है कि एनबीएफसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। कल शायद मैंने एक जगह आपको बोल दिया था कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का एनबीएफसी पार्ट है। अगर मैंने ऐसा बोला है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि ये चेक जो है एनबीएफसी पर ड्रॉन चेक ये इशू नहीं कर सकता है। ये एक बैंक पर ड्रॉन चेक इशू कर सकता है एनबीएफसी, बट खुद पर ड्रॉन चेक को ये इशू नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, एनबीएफसी जो है आपका डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या एक्सेप्ट कर सकता है? टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट्स बोलते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, इस टाइप का फैसिलिटी एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकता है कि एनबीएफसी जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तीसरा बात कि इट कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इट सेल्फ, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड, स्टॉक एक्सचेंजेज, स्टॉक ब्रेकर्स आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड नहीं, दे आर रेगुलेटेड बाई सेबी। मैंने आपको क्या बताया, रजिस्ट्रेशन सभी को होगा कंपनीज एक्ट के थ्रू और रेगुलेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क दे डू, ठीक है। और ये सारे वर्क के लिए रेगुलेशन किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला देखिए, इट इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाइज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स। देखिए, दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती है, ठीक है। ये बैंक है, इसने बहुत सारा लोन दे रखा है और लोन में कुछ पार्ट हो गया है एनपीए, ठीक है। तो ये एनपीए जो है वो बैंक अब इस एनपीए को वसूलना चाह रही है, वसूल हो नहीं पा रहा है। तो एनपीए है मान लीजिए 100 करोड़ का, तो ये 100 करोड़ बैंक के बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है कि भाई 100 करोड़ रुपए जो है वो एनपीए हो गया है। अब जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, ये एनपीए इससे खरीद लेगी। एनपीए जो है ये बैंक से खरीद लेगी। मान लीजिए 100 करोड़ का है तो एआरसी जो है बैंक को दे देगी 40 करोड़ रुपया, ये सोच करके कि अब इस एनपीओ को वसूल करने का काम जो है बैंक का नहीं हो गया, बैंक को 40 करोड़ रुपए मिल गए। अब बैंक के बैलेंस शीट से ये एनपीए को कर दिया गया खत्म, ठीक है। अब ये जो एनपीए था 100 करोड़ रुपए का, ये वसूल करने का काम हो गया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ठीक है। तो ये अब अपना अलग अलग स्टेप के थ्रू क्या करेगी कोशिश कि 40 करोड़ से कुछ ज़्यादा वसूल कर पाए ताकि इसको भी क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का फंडा। इसको बनाया जाता है दोस्तों सरफायसी एक्ट के तहत, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट
एक्ट 2002 ऐसा करके एक लंबा चौड़ा एक्ट है, सरफाइसी एक्ट उसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू इसको बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 प्रोवाइड्स द लीगल बेसिस फॉर द सेटिंग अप ऑफ ARCs इन इंडिया। ये तो गलत है। किस एक्ट के थ्रू बनाया जाता है? सरफाइसी एक्ट के थ्रू। इसका एक बार फुल फॉर्म ना एक आधा बार आप पढ़ लीजिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। होता कुछ नहीं है लेकिन फुल फॉर्म जानना चाहिए आपको। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द ARCs हैव टू मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। देखिए, बैंक्स को भी कुछ, बैंक ने जितना भी लोन वगैरह दे रखा है, ठीक है, या उसका जो कैपिटल, उसके देखिए कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं CRAR या फिर CAR, तो बैंक को भी मेंटेन करना होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बैंक का रिक्वायरमेंट है 10.5% का, क्योंकि बैंक का जो एसेट्स है वो उतना रिस्की नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका पूरा का पूरा एसेट्स ही एक तरीके से रिस्की एसेट है, तो इसको जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। यानी जितना इसका कैपिटल है उसका 15% ये मेंटेन करके रखेगी अलग से, ताकि जब भी इसको रिस्क आए इस कंपनी को, तो इस रिजर्व में से उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो फॉर ARCs कंपनी आपका CRAR जो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये है, ये बैंक्स से ज़्यादा है, ये बस आपको ध्यान में रखना है, एंड विच इज 15%। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B2 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैश रिजर्व रेशियो। CRR के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसको देखिए। CRR इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ RBI एक्ट 1934। मैं आपको एकदम यहीं पर, ऐसे कल भी मैं बता चुका हूँ, आप आज भी समझ लीजिए। CRR SLR, इसको प्रोविजन जो है इसका 1934 वाला एक्ट है, SLR के लिए 1949 वाला एक्ट है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, बैंक्स गेट रेगुलर इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी दैट इज विद द RBI अंडर द CRR रिक्वायरमेंट्स। कोई भी इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, SLR में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है, बैंक्स को रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता CRR पर, SLR पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तीसरा एक चीज और समझ लीजिए कि CRR मेंटेन करना है विथ RBI, CRR मेंटेन करना विथ RBI, SLR मेंटेन करना विथ द बैंक, बैंक खुद अपने पास SLR मेंटेन कर सकता है, ठीक है। फिर CRR मेंटेन करना है आपको फोर्टनाइटली बेसिस पर, SLR मेंटेन करना है आपको डेली बेसिस पर, ये समझ लीजिए। बाकी देखिए, एट द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी RBI रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो। ये तो गलत है। जब इन्फ्लेशन अधिक है तो चाहे CRR हो चाहे SLR हो, RBI उसको रिड्यूस नहीं करेगी, उसको बढ़ाएगी, ताकि मार्केट से लिक्विडिटी क्या हो, कम हो। और ये चीज़ मैं आपको अब कई बार समझा चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर A1 ओनली। और CRR और SLR का भी डिफरेंस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। अब ये SLR के ऊपर में है, अब यहाँ कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SLR। SLR is the minimum percentage of deposits net demand and time that a commercial bank must keep with the RBI। अब अभी मैं क्या बताया आपको कि must not keep with the RBI, must keep with itself, तो पहला गलत। दूसरा देखिए, बैंक इज लाइबल टू पे पेनाल्टी टू द RBI इफ इट फेल्स टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब्ड SLR। ऑब्वियस सी बात है कि जब बैंक को मैंडेट किया गया है कि ये पर्टिकुलर SLR आपको मेंटेन करना है और बैंक उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, तो कुछ तो उसको पेनल प्रोविजन उस पर लगेगा ना, तो उसको पेनाल्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ओनली। आइए 33 देखते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। IBC के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है कि IBC प्रोवाइड्स फॉर अ टाइम बाउंड प्रोसेस टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी इन विच द कंपनीज हैव टू कंप्लीट द एंटायर इंसॉल्वेंसी एक्सरसाइज विद इन 180 डेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है कि 180 दिनों के अंदर अंदर जो इंसॉल्वेंसी का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है, ठीक है।
एंड द डेडलाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी केस, लेकिन ये गलत है दोस्तों। डेडलाइन कैन बी एक्सटेंडेड बाई 90 डेज, अगर उस टाइम में नहीं कंप्लीट हो पाया तो, ठीक है। और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसने अगर वोट करते हैं कि 90 डेज से इसको बढ़ा दिया जाए, इतने दिन में अभी नहीं हो पा रहा है इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस कंप्लीट, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वोट करेगी और अकॉर्डिंगली जो है इस डेडलाइन को 90 डेज से बढ़ाया जा सकता है। तो आप देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और सरफायसी एक्ट, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दीज थिंग्स आर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ये सब टॉपिक है, इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे फंसाने वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लगेगा ये तो मैं पढ़ के आऊँ, फिर भी आप गलत मार्क करके आएंगे। तो खैर एनीवेज, पहला स्टेटमेंट आपका है दोस्तों इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द IBC sets out that operational creditors cannot trigger the corporate insolvency resolution process। तो देखिए इसमें दो टाइप का रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है, एक MIRP होता है और एक CIRP होता है। और CIRP को ट्रिगर करने के लिए आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और कॉर्पोरेट डेटर्स, ये सारे लोग जो है ये CIRP को ट्रिगर कर सकते हैं, यानी ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाने का काम इनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही यहाँ पर गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, सरफायसी एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इट परमिट्स बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिकवर लोन्स बाय ऑक्शनिंग ऑफ द डिफॉल्टर्स रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एसेट्स। तो सरफायसी एक्ट का यही मतलब है कि जो जिसने भी लोन लिया और डिफॉल्ट कर गया, तो उसका जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज बहुत सारा टाइप का हो सकता है, जिसमें उसका रेजिडेंशियल एसेट आ सकता है या फिर उसका कॉमर्शियल एसेट आ सकता है, और उसको बेच करके ये बैंक जो है अपना लोन का वसूली कर सकते हैं। तो ये दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर दूसरा देखिए, द अनसिक्योर्ड लोन्स अंडर 100,000 एंड डेट्स दैट आर लेस देन 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द स्टैट्यूट। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको समझ लीजिए कि पहला तो सही है। दूसरा देखिए, अनसिक्योर्ड लोन्स का मतलब क्या है कि जब बैंक ने लोन दिया तो कोई मॉर्गेज लिया ही नहीं, कोई सिक्योरिटी ली ही नहीं। जब सिक्योरिटी ली ही नहीं तो बेचेगी क्या, लोन डूब गया तो डूब गया, क्या सिक्योरिटी बैंक के पास है ही नहीं, बैंक को पहले ही सिक्योरिटी लेनी चाहिए, सिक्योरिटी नहीं लिया तो ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो इसमें सरफायसी एक्ट लागू नहीं होगा। सरफायसी एक्ट तभी लागू होगा जब बैंक ने कोई सिक्योरिटी ली हो, ठीक है। तो पहला स्टेट ये बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, लोन्स अंडर 1 लाख रुपए। अब देखिए, ये सरफायसी एक्ट लाया गया है कि बैंक्स को बड़े फेलियर से बचाने के लिए। अब ये 1 लाख 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए तक का ठीक है, 1,50,000 40,000 इन सब के लोन के लिए सरफायसी एक्ट लागू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जनरली होता भी क्या है कि 1 लाख रुपए लोन लेने वाले लोग बहुत छोटे मार्जिनल टाइप के आपके डेटर्स हैं, ठीक है। तो मार्जिनल जो लोन लेने वाले हैं उनके ऊपर ये सब नहीं लगाया जाना है कि उनका भी जाके घर बेच दो और उनका खेत बेच दो, वो नहीं है। दूसरी बात है कि अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल का 20% ही बचा है, मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ लोन लिया था, ठीक है, 80 लाख तो चुका दिया, अभी 20 लाख में मामला अटक गया है, ठीक है। तो यार देखो, इससे ये पता चलता है कि इस बंदे को, इस इंसान को लोन चुकाने की इच्छा थी, किसी कारण से बस मामला फंसा हुआ है, तो इस पे अभी सरफायसी एक्ट नहीं लागू होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ इन 2013 एग्जेम्प्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ सरफायसी एक्ट। ऐसा नहीं है, 2013 में क्या किया, 2013 से पहले कोऑपरेटिव बैंक्स जो है सरफायसी एक्ट का फायदा नहीं उठा सकते थे, ठीक है। यानी कोऑपरेटिव बैंक से कोई लोन लेकर के उस लोन को डुबा सकता था और उसका जो सिक्योरिटी जो ऑफर करता था, उस सिक्योरिटीज को वो बैंक बेच नहीं सकती थी। बट ये जो प्रोविजन है एक्सटेंड किया गया है टू द कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ना कि उनसे वापस ले गए। तो तीसरा गलत है। राइट नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है सरफायसी एक्ट के थ्रू लोन्स अपना रिकवर कर सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका है इनकरेक्ट। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है। ये बैंक दोस्तों रिसेंटली बनाया गया है, एक आधा साल हुए इसका, ठीक है। और ये बनाया गया है लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। जनरली जो बैंक्स जो लोन देती है वो 20 साल के लिए ही देती है, तो 20 ईयर्स।
बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए लोन चाहिए 30 साल के लिए या 35 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो वो लोन्स बैंक नहीं दे पाती है, इसीलिए इस बैंक को बनाया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। पहला है कि इनिशियली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओन 100% शेयर्स ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विच में सब्सिक्वेंटली बी रिड्यूस टू 26%। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शुरुआत में जो है ये जो बैंक बनाया गया है NABFID, उसका पूरा का पूरा शेयर जो है क्योंकि गवर्नमेंट ही ला रही है, तो इनिशियली 100% शेयर विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और बाद में इसको घटा दिया जाएगा धीरे धीरे करके, 26% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी। दूसरा देखिए, NABFID विल बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट। तो दोस्तों इसको कंपनीज एक्ट के तहत सुपरवाइज नहीं किया जाएगा, इसको RBI एक्ट के तहत सुपरवाइज किया जाएगा। RBI एक्ट 1934 के तहत इसको सुपरवाइज किया जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखिए, नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एम्प्लॉयज ऑफ NABFID विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द चेयरपर्सन और अदर डायरेक्टर्स। देखिए ये प्रोविजंस बिल्कुल सही है, और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए NABFID लोन देगी, लोन हो सकता है रिस्की, क्योंकि भाई 30 साल के लोन दे रहा है। अब रिस्की लोन उनको देना है तो वो खुल के लोन दे सकें। तो अगर उनको मान लीजिए कोई लोन दिया और वो लोन हो गया NPA, ठीक है, और इस कारण से इनके जो एम्प्लॉयज़ पर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया कि भाई आप मिले हुए हो, या मान लीजिए कोई मिला हुआ हो भी सकता है, दैट इज मतलब इट शुड नॉट बी एलिमिनेटेड एज एन ऑप्शन। बट द थिंग इज सब लोग डर के मारे क्या करें, लोन ही देना बंद कर देंगे फिर, अगर उन पर आसानी से इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट हो जाए तो इसीलिए उनको बचाने के लिए जो है ये इम्यूनिटी दी गई है कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है तो प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर C। अब ये दोस्तों 36 क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस TLTRO, इसके बारे में क्या करेक्ट है ये देखिए। दे आर कंडक्टेड बाय द RBI टू इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ फॉर द एंटायर इकोनॉमी। तो ये बोल रहा है कि ये मतलब इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ये TLTRO यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को लाया जाता है। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि ये सही स्टेटमेंट आपको लग रहा है या गलत लग रहा है। दूसरा बताइए, द TLTROs आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिसबर्स्ड बाय द बैंक्स एज लोन्स। तो TLTRO के रिस्पेक्ट में बैंक्स को जो है कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग। तीसरा देखिए, अंडर TLTROs द RBI ऑक्शंस फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अप टू ए सर्टेन अमाउंट बेस्ड ऑन द रेपो रेट। अगेन विद द हेल्प ऑफ नेम आप आसानी से बता सकते हैं कि इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जो भी UPSC की सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर करिए ताकि अच्छी चीज़ें फैलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।